चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके सभी का परिचय कराता हूं। पूजा कपिल मिश्रा प्रवक्ता है बीजेपी की, आपका स्वागत है। आरसी चौधरी साहब महासचिव पीसीसी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक, निरंजन जी आपका भी स्वागत। निरंजन पोद्दार साहब, जो बात आशुतोष जी ने कही, बकौल अमित शाह कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीते जाते हैं और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। कुछ और बातें कही गई, 400 के पार लक्ष्य है हमारा, इस बार हैट्रिक बनाएंगे फिर से। राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा। इकोनॉमी में 11वें से 5वें नंबर पर देश पहुंचा, मोदी की गारंटी समझाने के लिए आया हूं। धारा 370 हटाई, राम मंदिर का संकल्प साकार हुआ, अंग्रेजों के जमाने के कानून में बदलाव हुआ। तो यह माना जाए कि यह खाका एक तरह से अमित शाह ने इन मुद्दों के जरिए अपनी सरकार के कामकाज का और तमाम ऐसे मसलों का पेश किया है। और दूसरी तरफ मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, विपक्ष कांग्रेस कितनी तैयार दिख रही है, कितनी आक्रामक दिख रही है सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि 10 साल की यह सरकार है जो इस वक्त केंद्र में है। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जब किसी भी दल का या किसी भी व्यक्ति का जब बहुत अच्छा दिन चल रहा होता है तो उसकी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि उसकी पावनी भी रुपए में चल रही है। और आज कदाचित भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति है। मैं ये बात अभी जैसे आशुतोष रावत जी कह रहे थे कि अमित शाह जी ने जिस तरीके से बोला है कि हमारी पार्टी के मालिक कार्यकर्ता है, लेकिन यहाँ पे वो स्थिति है कि धरे ढके के हाथ मत लगाना, बाकी सब तेरा ही है, यानी कि इस तरीके के मालिक है ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये समझिए कि अगर कार्यकर्ता मालिक है, इनको अपने कार्यकर्ताओं पे इतना भरोसा है, ये कह रहे हैं कोई नेता चुनाव नहीं जीत पाते, तो फिर मेरे को एक बात बताइए, ये इन्होंने जैसे भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उतार के क्यों रख दिए? उन कार्यकर्ताओं की पुरुषार्थ पे क्या इनको भरोसा नहीं था? अशोक चौहान की क्या जरूरत थी इनको क्या इनको नवीन जिंदल की इनको क्या आवश्यकता थी? लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है? वास्तविकता ये है कि आज कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी नैतिकता की अगर बात करती है तो एक हास्यास्पद सा लगता है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात आपको कहूं, तेरा परिवारवाद है, हमारा परिवारवाद जो है वो अपवाद है। यहाँ पे ये स्थिति चल रही है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो देखिए सीधी सी बात बताऊं, जब तक अजीत पवार या अशोक चौहान जब तक कांग्रेस पार्टी में है भ्रष्टाचारी है, भारतीय जनता पार्टी में आते ही कदाचारी होंगे। और निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी पूजा जी कह रही थी कि कोई भी हमारी पार्टी में आने के बाद में अपने विचारों का समावेश करता है तो हम उसको बाहें फैला करके उसको लेते हैं। देखिए, अब ये तो तय करना जनता को है कि कौन विचारों का समावेश करता है। भारतीय जनता पार्टी उसके विचारों का समावेश करती है या वो भारतीय जनता पार्टी। और अगर यही बात है तो क्या संदेश खाली का शेख शाहजहां भी अगर ये कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आत्मसात करता हूं, तो क्या आप उसको भी सिर माथे पे बिठा लेंगे? थोड़ा सा कम से कम सुचिता की आवश्यकता या थोड़ा सा सुचिता की अपेक्षा होती है। रही बात आज जिस तरीके से अगर हम भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर हम चर्चा करें तो आज वास्तविकता ये है, कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही है कि अगर वो अकेली दौड़ेगी तो भी सेकंड आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जीत के अंदर और सत्ता के अंदर तो हमने देखा है कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर आपसी घमासान होता है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी बिरली पार्टी है जो हार के अंदर भी एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं कि भाई इसको यहां से निपटा दूं, उसको वहां से निपटा दूं। बड़ा आश्चर्य है। और केंद्रीय नेतृत्व की बात है तो इस बार भारतीय कांग्रेस ने अपने टिकट तो बहुत अच्छे बांटे हैं, लेकिन उनकी स्थिति ये है कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे। भैया, हमारे तो खाते फ्रीज हो गए, हमारे पास तो अब किराए के पैसे भी नहीं है। यानी कि जो जिन कार्यकर्ताओं को या जिन नेताओं को इन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है, एक तरह का आप ये समझ लीजिए इन्होंने वहां पर रेड कार्ड लगा दिया है कि हमारे से कोई पैसे वैसे मत मांग लेना। तो उसके बावजूद अगर आज राजस्थान के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक के अंदर इनको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 3 से 4 सीटें, देखिए विधानसभा चुनाव के अंदर मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 115 सीटें लेकर के आ रही है और कांग्रेस 70 सीटों के आसपास रहेगी। आज मैं आपको फिर दोबारा से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 सीटें लूज करने जा रही है। इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ राजस्थानी में कहा जाता है कि एक 17 साल की दादी होकर एक 17 साल की दादी और एक 70 साल की दादी। आपने किसी के दादाजी ने अगर 17 साल की लड़की से शादी करनी तो वो दादी तो बन जाएगी, बिल्कुल, लेकिन उसमें वो 70 साल वाली दादी वालों जी की अगर एक बात का मैं उल्लेख करूं कि क्या आपको विपक्ष लग रहा है कि वो बीजेपी पर, एनडीए पर पूरी तरह से आक्रामक है, या कहीं ना कहीं वो ईडी, आईटी और तमाम खाते फ्रीज करने के मामले में सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहा है? उसको लग रहा है कि शायद इससे काम बने। लास्ट
देखिए रविंद्र जी, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं कि अगर बात करें हम अगर राजनीतिक दल के रूप में, तो कांग्रेस कहीं लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इस बार टिकट बांटे जी। हैं, उन टिकटों के अंदर ये निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 12 से 13 सीटों के ऊपर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर रखा है, और शायद 3 से 4 सीटें लूज भी कर जाए भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को अपनी बकौती समझ ली थी कि जैसे राजस्थान का वोट बैंक तो हमारे दहेज में आया हुआ है, हम उनको वापस कुछ लौटाए नहीं लौटाए, लेकिन ये हमें वोट देंगे ही देंगे। कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर देखिए बहुत जगह ऐसी हैं, मैं सिलसिलेवार जी, जी। बता सकता हूं कि जहां पे कहीं कहीं भेदभाव हुआ है। आज अगर आप देखेंगे उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें, झुंझुनू, शेखावाटी, झुंझुनू, बिल्कुल, और ये जाहिर तौर यहाँ पर पे जब मुझे नतीजे आएंगे तो उसको आकलन करना भी होगा, लेकिन फिलहाल तो भी लड़ाई चल रही है और लड़ाई अंतिम दौर तक चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए प्राइम डिबेट में। फिलहाल नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।